हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज यूनिट 3 हम लोग बस लास्ट वाली बातें करेंगे उसके, और बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट कल हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, वेजरिंग है। तो वेजरिंग इज बेसिकली बच्चों लाइक गैम्बलिंग, और ये अनलॉफुल है और इसलिए वॉइड है। नाउ व्हाट इज वेजरिंग? तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे मनी, ठीक है, अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। राइट, और पार्टीज का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पार्टीज है नो इंटरेस्ट इन सच इवेंट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वेजरिंग माना जाता है। तो देखिए, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इवेंट अनसर्टेन होनी चाहिए, लाइक बारिश होगी नहीं होगी, और विन और लूज की बात होगी, एक हारेगा एक जीतेगा। कॉमन इंटेंशन टू बेट, मतलब शर्त टाइप लगा रहे हैं, और पार्टीज का उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं सिवाय इस बात के कि उसमें उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। अब देखिए, कुछ और ट्रांजैक्शंस दिए हैं बच्चों, जैसे लॉटरी। लॉटरी भी वॉइड है। ए लॉटरी इज ए गेम ऑफ चांस, नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज। लॉटरी में कोई स्किल या नॉलेज नहीं चाहिए, इट इज जस्ट गेम ऑफ चांस। प्राइम मोटिव इज गैम्बलिंग, जो उसका मेन मोटिव है वो भी गैम्बल है। जीत गए वेरी गुड, नहीं जीते पैसे गए। Even if lottery is sanctioned by government, it is wagering. अब सैंक्शन होने से यह होगा कि आईपीसी में उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इंडियन पीनल कोड में इट इज नॉट पनिशेबल, लेकिन ट्रांजैक्शन विल स्टिल बी वॉइड, और वॉइड माना जाएगा। और सर आपको पता है इलीगल का कोलैटरल भी वॉइड होता है। कोलैटरल टू इलीगल इज ऑल्सो वॉइड। कोलैटरल मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है, कोई मेन ट्रांजेक्शन इलीगल है, तो उसका रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी इलीगल माना जाएगा। तो लॉटरी वॉइड होती है बच्चों। फिर बहुत पहले यूपी में लॉटरी चला करती थी और बड़े सारे लोग टिकट विकेट खरीदते थे। लॉटरी का टिकट खरीदो आप, उसके बाद में उस पे इनाम निकलता था। डेली लॉटरी होती थी, रोज दिन भर टिकट बिकते थे, शाम को 5 बजे उसका डिक्लेरेशन होता था, रिजल्ट का। और बहुत आदमी यूपी का लॉटरी में लगा रहता था। उसके बाद एक महिला जो है वो यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, नाम तो पता ही आपको, मायावती जी का, और उन्होंने इस पे बैन कर दिया। शी किल्ड ऑल द फन। सिर्फ 97-98 के आसपास ये बैन हुआ और लॉटरी पे प्रतिबंध लगा दिया। तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में लॉटरी नहीं चली। अभी सर लास्ट ईयर केरला गया था मैं, तो वहां पे लॉटरी के टिकट बिक रहे थे या, और इवन आई परचेज्ड 1 ticket of 40 rupees. First prize was 1 crore, और बच्चों कुछ नहीं मिला, 40 रुपए का भी नुकसान हो गया। तो गैम्बलिंग किया, कहीं ना कहीं मैंने वेजरिंग किया, लेकिन इट इज because in Kerala it is allowed by the government
तो पनिशेबल नहीं है, पनिशमेंट नहीं है उस पे। किसी के पास लॉटरी का टिकट पकड़ा जाएगा तो उसको जेल नहीं भेजेंगे, यूपी में तो भाई साहब दिक्कत है, जेल जाएगा। एनीवे, चाहे गवर्नमेंट परमिट करे चाहे गवर्नमेंट ना परमिट करे, इट इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज वॉइड, इट इज वेजरी। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस। तो बच्चों, इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, लाइक क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके एक लेटर बनाई, वर्ड बनाइए, फिर एक ऐसे बन रहा है, फिर एक ऐसे बन रहा है ना, क्रॉसवर्ड पजल्स कहलाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में छपती है। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी वेजरिंग है, दिस इज ऑल्सो वेजरिंग, हेंस वॉइड। सर, अब आई कैन नॉट चेंज द लॉ। क्रॉसवर्ड पजल्स in which prices depend on correspondence completer solution with previously prepared solution kept with the editor। मतलब अखबार वालों पे पहले का सॉल्यूशन होता है, उससे मैच हो जाएगा तो आपको इनाम मिलेगा। सर, ये जो मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉजिक नहीं होता है, तो वो वेजरिंग है, वॉइड माना जाता है। लेकिन अगर उसमें इसके लिए इंटेलिजेंस का यूज है, जो कि जनरली होता है, तो फिर वैलिड होगा, प्रोवाइडेड जो प्राइज मनी है दैट डज नॉट एक्सीड 1000। अगर 1000 रुपए तक का प्राइज मनी दे रहे हैं तो वैलिड होगा। तो न्यूज़पेपर वगैरह में छपते हैं बच्चों, आपने देखा होगा, और प्राइस हमेशा 1000 रुपए से कम होता है, तो वो वैलिड है, एनफोर्सिएबल। नेक्स्ट देखिए, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है पहले। सर, स्पेकुलेशन ये होती है कि जहां पे हम किसी गुड्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, सेल और परचेज ऑफ गुड्स। विथ इंटेंशन ऑफ सेटलमेंट विदाउट डिलीवरी। और पार्टीज की इंटेंशन ये है कि हम बिना डिलीवरी के उस ट्रांजैक्शन को सेटल करेंगे, डिलीवरी नहीं होगी। मतलब जैसे सपोज ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी से आधा किलो गोल्ड खरीदा, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, गोल्ड की डिलीवरी नहीं हुई, ना लिया गया ना दिया गया। और सर 3 दिन बाद वही आधा किलो गोल्ड पहले उसने परचेज किया, फिर सेल कर दिया उसी को, और जो डिफरेंस था वो सेटल कर लिया, प्रॉफिट या लॉस होगा। So this kind of transactions of sale and purchase of goods where the intention of the parties is to settle the transaction ultimately without delivery is speculative, and it is covered in the definition of wagering, और ये void है। Sir, an agreement or a share market transaction where parties intend to settle the difference of goods or shares is gambling, void। इसमें डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हॉर्स रेस कंपटीशन। हॉर्स रेस, और सर कंपटीशन है, इसमें वो नहीं हो रहा है कि घोड़े दौड़ रहे हैं और आप पैसा लगा रहे हो, ये कंपटीशन है।
सर जी ये भी वेजरिंग है, अगर 500 रुपए से कम का है तो हॉर्स रेस कंपटीशन इज वेजरिंग इफ प्राइज मनी is less than 500 rupees. Sir, horse race where prize money is less than 500 is wagering. अब कहीं ऊपर है कहीं नीचे, क्या करें? A और B कह रहे हैं promises to pay 2 lakh rupees provided Chetak wins. This is wagering. ये तो सट्टा लगा रहे हैं. लेकिन बच्चों जहां पर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं towards played prize or sum of money of value of 5 lakh और above, तो वो वैलिड होगा और उसको वेजरिंग नहीं मानेंगे. तो 5 लाख एंड अबव प्राइज है या फिर आपका प्लेट है या सम ऑफ मनी है, मतलब ये सब बेटा जीतने वाले को दिया जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि जो बेट लगा रहा है उसको मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा, तो वो वैलिड है. उसमें वेजरिंग नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका घोड़ा दौड़ रहा है, आप दौड़ा रहे हो, आप जीत गए, आपको पैसा मिल रहा है, तो इसमें वेजरिंग नहीं है. ये वेजरिंग के अंदर नहीं आता. नेक्स्ट, कुछ और ट्रांजेक्शन्स हैं बच्चों जो वैलिड माने जाते हैं. इसमें है चिट फंड. ये वेजरिंग जैसा है पर वेजरिंग नहीं है. कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस या शेयर्स के ट्रांजैक्शंस, गेम ऑफ स्किल और बच्चों इंश्योरेंस, ये कहीं ना कहीं वेजरिंग जैसे लग रहे हैं पर वैलिड है बच्चों. चिट फंड डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजरिंग. चिट फंड में क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के एक फंड बनाते हैं और हर महीने दे कंट्रीब्यूट सम अमाउंट और फिर लॉटरी से एक व्यक्ति का नाम निकलता है, उसको प्राइज मिलता है. ये वैलिड माना जाता है. कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस जहां पर इंटेंशन, पार्टीज इंटेंड टू डिलीवर द गुड्स. यहां पर क्या हो रहा है, डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, डिलीवरी कर रहे हैं, तो वैलिड है. गेम ऑफ स्किल, एथलेटिक कंपटीशन जिसमें आपको अपनी नॉलेज लगानी है, अपना ज्ञान लगाना है बच्चों, तो वहां पे वैलिड होगा, जैसे केबीसी टाइप. और गेम ऑफ स्किल आर नॉट वेजरिंग. 1000 रुपए तक का. सर लॉ में यही लिखा हुआ है. केबीसी टाइप प्रोग्राम में कुछ और चीजें हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, बट वो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी बच्चों वैलिड होगा. ये 1000 रुपए तक वैलिड है. ये इंश्योरेंस तो वैलिड है ही है. और क्योंकि इंश्योरेंस इज नॉट वेजरिंग. इंश्योरेंस बच्चों वेजरिंग थोड़ी है. इसमें तो लॉस का कंपनसेशन होता है. और सर प्रीमियम देता है बंदा, नुकसान हो गया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. और जिस चीज का आप इंश्योरेंस कराओगे उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब वो आपकी होनी चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए, तभी इंश्योरेंस होगा. इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, लॉस का कंपनसेशन है, वैलिड और एनफोर्सिएबल है. और बच्चों उसमें हम लोग प्रीमियम का भी पेमेंट करते हैं. तो देखिए इन ए नटशेल अगर हम देखें तो यहां पे हमारा यूनिट 3 फिनिश हो गया. और इट वाज अबाउट कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स. तो इट वाज ए वेरी लॉन्ग यूनिट, स्टार्टिंग विद द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, साउंड माइंड एंड सो ऑन. फिर फ्री कंसेंट, सो कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. देन लॉफुल एंड अनलॉफुल. तो सो मेनी पॉइंट्स वर देयर जहां हम लॉफुल अनलॉफुल डिस्कस करते रहे बच्चों. और जैसे लॉफुल में हमने देखा, अनलॉफुल दे हैव डिफाइंड कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ से फॉरबिडन है या फिर दैट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. ठीक है,
या फिर जो है वो फ्रॉडुलेंट उसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है, इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एग्जैक्टली स्पेसिफाइड बाय लॉ टू बी वॉइड, जैसे वेजरिंग. तो वेजरिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द लॉ कि ये वॉइड होगा. एनीवे, तो यहां तक हमने जो कुछ पढ़ा उससे हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यूनिट 1 से वी स्टार्टेड, देन वी डिस्कस्ड अबाउट कंसिडरेशन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट अदर एलिमेंट्स. तो अब जाके हमारा इतना कोर्स पूरा हुआ है कि कब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है. सो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो अब जाके ये हम पूरा कर पाए कि कब एनफोर्सिएबल होगा. वेजरिंग इज नॉट एनफोर्सिएबल. एन एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है इज नॉट एनफोर्सिएबल. कोएर्शियन, अंडू इन्फ्लुएंस एसेट्रा है, नॉट एनफोर्सिएबल. सर माइनर है, अनसाउंड है, नॉट एनफोर्सिएबल. कंसिडरेशन नहीं है, नॉट एनफोर्सिएबल. ऐसी चीजें हमको समझनी है. बाकी देखिए, लॉ में जब आपका एग्जाम होगा तो एक तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको लिखना पड़ेगा. सो वी नीड सम प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, दैट इज मस्ट. उसके बिना दिक्कत हो जाएगी बच्चों. दूसरी चीज, क्वेश्चंस कुछ तो डायरेक्ट आते हैं और कुछ केस स्टडी बेस्ड आते हैं. मतलब छोटी सी कहानी बनाएगा कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये हुआ वो हुआ, आप बताओ. तो यू हैव टू डिस्कस द लीगल प्रोविजन कि भाई ये केस स्टडी में क्या पॉइंट है, उस पॉइंट पे लॉ क्या कहता है, एंड देन यू हैव टू गिव योर कंक्लूजन. तो अगर लॉ ठीक से समझी हुई है तो यू कैन इजिली आंसर दोज क्वेश्चंस. तो इसको भैया थॉरोली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाएंगे. सेक्शंस के नंबर आप याद कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट. नहीं हो पाए तो भैया मजबूरी है, बट जो प्रोविजंस है वो हमें मेनली देखने हैं, उसको एग्जाम में लिख के आना है. तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कर लिया. एंड अगर पेज वाइज देखें तो 51 पेजेस वी हैव कवर्ड आउट ऑफ 76, यानी ऑलमोस्ट 2/3 हो गया. 3 यूनिट्स बचे हैं, लेकिन अब कंपैरेटिवली उतने बड़े नहीं हैं. तो हम कल से नया यूनिट शुरू करेंगे बच्चों, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. फिलहाल इतना ही रखते हैं. आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा. चलिए, तो अगली मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए नमस्ते.